नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज। आज हम पहुंचे हैं करनाल नगर निगम करनाल के कार्यालय में, और जहां मैं आपकी एक मुलाकात करवाऊंगा यहां के एक स्थानीय पार्षद से भी और जननायक जनता पार्टी के नेता से भी। असल में ये जो परिवार है जिसकी मैं बात करने जा रहा हूं, ये राजनीति में तो आज तीसरी पीढ़ी इनकी चल रही है राजनीति में, और क्योंकि मैं भी इस परिवार को बड़ा पुराना जानता हूं, और मैं इस समय बात कर रहा हूं सरदार ज्ञान सिंह चावला जी की, जो आपको शायद याद भी होगा कि 2000 से लेकर 2005 तक करनाल नगर परिषद के वो अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे। और अब उनके बेटे जो हैं अमनदीप चावला, ये अब इस समय जो है मनोनीत पार्षद हैं, यानी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो सरकार है, इन्होंने करनाल नगर निगम का पार्षद मनोनीत किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि राजनीति के साथ साथ इस परिवार ने हमेशा सामाजिक कार्यों में रुझान ज्यादा लिया है। शायद यही वजह थी कि जब बंसीलाल की सरकार थी 1996 से लेकर 1999 में, तब जब चुनाव हुए थे नगर परिषद थी उस समय, तो आप जानते हो कि एक इनेलो पार्टी का केवल एक ही पार्षद था, ज्ञान सिंह चावला। और ये हैरानी की बात है कि उस समय वो वाइस चेयरमैन बनाए गए, यानी कि जो वो वाइस चेयरमैन बने अकेले ही पार्षद थे एक ही पार्टी के, लेकिन वो बने सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनका जो स्थानीय लोगों के अंदर, यानी कि करनाल के लोगों के अंदर मेल मिलाप जो है बहुत बढ़िया था। वो हर व्यक्ति के साथ लगभग हर दुख और सुख जो है साझा करते थे। इसलिए जब वो चुनाव हुए, तो जब वाइस चेयरमैन चुनने की बारी आई, तो ज्ञान सिंह चावला का नाम सबसे ऊपर की ओर उभर कर आया, और जो फिर सरकार ने वो मनोनीत भी किए, यानी कि बनाए भी, यानी कि पार्षदों ने खुद चुना और वाइस चेयरमैन बने। उसके बाद वो जब चौटाला साहब की सरकार आई 2000 से लेकर 2005 तक, तब वो यहाँ के चेयरमैन बने या पार्षद बने, तो सरकार ने उन्हें जो है यहाँ का अध्यक्ष मनोनीत किया। पूरे 5 साल हालांकि वो कार्यकाल होता है, लेकिन ज्ञान सिंह चावला एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने 5 साल तो वो काम पूरा किया, और इसके अलावा 5 दिन वो ऊपर, यानी कि 5 दिन ऊपर के अध्यक्ष भी रहे। तो यानी कि मैंने आपको एक सीधी सी बात बताई है कि राजनीति के साथ साथ, कहते हैं ना, अगर आप करनाल की अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने गांव में, चाहे वो आपका वार्ड है, अगर आप सामाजिक हैं, यानी कि आप सामाजिक कार्यों में रुचि रखते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं, लोगों के दुख और दर्द को साझा करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है, और लोगों की विश्वसनीयता, जो विश्वास होता है, वो भी बढ़ता है। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस समय करनाल नगर निगम के जो मनोनीत पार्षद हैं सरदार अमनदीप जी चावला जी। स्वागत है चावला साहब। मेरा नाम भी हरीश चावला और आप भी अमनदीप चावला जी हैं। स्वागत है 7-11 न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपको अभिनंदन करता हूं कि आप हमारे कहने पर यहाँ आए। और मेरा सबसे पहले सवाल ये था कि आपकी पिताजी ज्ञान सिंह चावला जी को तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। वो मेरे दफ्तर भी आए थे जब मैं पंजाब डीसी का ब्यूरो चीफ था, और मैं भी उनके कार्यालय में जाता था जब वो नगर परिषद करनाल के अध्यक्ष थे। तो ये राजनीति जो है दूसरी पीढ़ी से स्टार्ट है या पहले से भी स्टार्ट है? सबसे पहले तो मैं 7-11 का धन्यवाद करता हूं, जो मुझे रूबरू होने का आपने मौका दिया। आपका धन्यवाद, स्वागत, थैंक यू। आप यहाँ आए और मुझे मौका दिया। और राज तो एक आने जाने चीज है जी। ये राजनीति दादाजी के टाइम से चली आ रही है। दादाजी के बाद पिताजी के बाद मुझे मौका मिला, तो बीच में गैप भी रहा थोड़ा सा। लेकिन पिताजी ने मुझे एक चीज समझाई राजनीति में आने से पहले, कि इस करनाल ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस करनाल का चाहे भी तो हम आभार व्यक्त नहीं कर सकते, एहसान नहीं चुका सकते। इस करनाल ने हमें सब कुछ दिया है। हमारे पास कुछ नहीं था, उस करनाल ने हमें यहाँ तक पहुंचाया है। इस करनाल का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। मैं अपने आखिरी खून के कतरे तक इस करनाल का जितना कर पाऊं उतना कम होगा, इसलिए चाहता हूं, इसलिए ही मैं जहां भी पंचायत में भी जाता हूं यही कहता हूं कि करनाल छोटा सा शहर है और करनाल का भाईचारा बना रहे, कोई भी इधर उधर ना बिखरे। मैं चाहता हूं जो लोग बाहर भी जाते हैं वो भी करनाल में रहें, क्योंकि करनाल हमारा इतना सुंदर है कि करनाल को तो सिर्फ आशीर्वाद की जरूरत है। करनाल अपने आप में एक बहुत काबिल चीज है।
अच्छा मनदीप जी, एक सवाल पूछूंगा कि आपकी हमेशा जो भावनाएं हैं राजनीति के अंदर जो है, इन्हीं लोग परिवार से जुड़ी हो रही हैं, क्योंकि आपके पिताजी को मैंने कई बार ओम प्रकाश चौटाला जब करनाल आते तो अक्सर उनके साथ होते थे, लेकिन जब ये परिवार में टूटन हुई, यानी कि जब जजपा का भी गठन नहीं हुआ था, तो फिर कैसे आपने डिसाइड किया कि आपने इन्हीं लोगों को छोड़ना और जजपा में जाना है? देखिए, आज भी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे मुखिया हैं, आज भी हमारे आदरणीय हैं। वो दुष्यंत जी भी कहते हैं, दिग्विजय भी कहते हैं, अजय चौटाला जी भी कहते हैं कि वो हमारे मुखिया हैं, और आज भी पिताजी की बात उनसे होती रहती है। ऐसा नहीं है कि ओम प्रकाश चौटाला से हम बाहर हैं। हमारे परिवार में कोई सुख दुख हुआ तो पिताजी ने जब मेरे दादाजी नहीं रहे, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ही अपना पिता मानकर एक अपना परिवार का आदरणीय माना था। आज तक उसी परिवार के साथ है और आखिरी दम तक इसी परिवार के साथ रहेंगे। ऐसा नहीं है, राजनीति अपनी जगह है, ये परिवार अपनी जगह है। जो आखिरी खून का कतरा हुआ इस परिवार के साथ होगा। अच्छा, जो भाजपा और जजपा की सरकार है उसे बने हुए लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं या होने वाले होंगे। आप जननायक जनता पार्टी करनाल के अध्यक्ष हैं। 3 साल में जननायक जनता पार्टी का, हालांकि सरकार में हिस्सा भी है, आप भी पार्षद है, तो बड़ा प्रोग्राम नहीं हुआ है। कोई बात नहीं, प्रोग्राम तो हुए हैं। दुष्यंत जी पीछे भी करनाल में, मैं चावला जी पूछ रहा हूँ कि दुष्यंत जी यहाँ बड़ी जनसभा करने क्यों नहीं आ रहे? अभी बहुत जल्द करनाल में आपको दुष्यंत चौटाला जी करनाल के अंदर ही मिलेंगे। परसों भी बात हुई तो दुष्यंत जी ने कहा कि करनाल के अंदर एक अच्छा कार्रवाई कीजिए, आप प्रोग्राम रखिए, मैं करनाल के लिए सदैव तैयार हूँ। करनाल आपको याद हो तो मेरठ रोड पर 1-1 फुट 1.5 फुट के गड्ढे हुआ करते थे। सारे कहते थे कि ये सड़क दोबारा कभी बन ही नहीं सकती, लेकिन फादर साहब जब चेयरमैन थे, चौटाला साहब फौरन गए थे, वहां से प्लान लाए थे सिमटेड रोड का। वो पहली हिंदुस्तान की सड़क थी मेरठ रोड, जो करनाल के अंदर बनी। आप सोचिए, जहाँ पे विधायक नहीं है, MP नहीं है, वहां पर चौटाला साहब ने छोटे से चेयरमैन को प्रोजेक्ट दे दिया। पूरे हिंदुस्तान में तो पहला प्रोजेक्ट था वो बनाने के लिए, और आज तक मेरठ रोड में दोबारा गड्ढा नहीं बना। अच्छी बात है। वैसे करनाल की सड़कें बनती बहुत ज्यादा हैं। आप करनाल का एंट्री गेट देख लीजिए या बीच की सड़कें देख लीजिए। एक सुपर रोड कहा जाता है जो बरड़ी बाईपास चौक से लेके जो अम्बेडकर चौक तक आता है, उस पर भी खड्डे हैं। वो आप मुख्यमंत्री जब आते तो आप क्यों नहीं कहते? आप भी तो सरकार का हिस्सा है। बिल्कुल सरकार का हिस्सा है, और मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय हैं। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री जी हमारे साथ हैं, हमारे आदरणीय हैं। जो हम काम कहते हैं मुख्यमंत्री जी करते भी हैं। हमने पीछे भी जो काम कहे, अभी कुछ काम थे जब मैं निगम में गया, मदनपुर जैसी गांव की सड़कें थी वो कच्ची थी, वहां के स्कूल अपग्रेड करने की बात थी, ओपन जिम लगाने की बात थी। तो जो जो काम हमने रखे वो हमारे काम हुए हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं? अच्छा, आप करनाल के अध्यक्ष हैं, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारी होगी पार्टी की, क्योंकि आप पार्षद होने के साथ साथ लोगों की समस्याएं तो सुनते होंगे, लेकिन पार्टी का भार भी है आपके ऊपर। तो 3 साल में कोई जननायक जनता पार्टी का कोई सदस्यता अभियान नहीं चला क्या? पार्टी को अगला चुनाव यदि आपने सरकार के साथ मिलकर बीजेपी के साथ मिलना है फिर तो शायद जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब पार्टी स्तर पर तो खुद मजबूत बनाना चाहिए। हर पार्टी चाहती है कि उसका बूथ की जगह हर एक जगह यूथ हो, उसकी संख्या बढ़े, मजबूत हो। क्या कुछ इस तरह की व्यवस्था भी की जा रही है क्या? देखिए, हर पार्टी की रीढ़ की हड्डी होती है उसका कार्यकर्ता जी। कल भी रविंद्र सांगवान जी यहाँ पर पहुंचे तो आपके एक समाचार पत्र भाई थे। भाईचारा देखो सबसे पहले है, राजनीति बाद में है। तो आपके साथ छायाकारों के साथ मेरा प्यार प्रेम शुरू से रहा। आपने ही मुझे सहारा दिया जो मैं यहाँ तक पहुंचा। करनाल की जनता का बहुत धन्यवाद है जो मैं यहाँ तक पहुंच पाया, और धन्यवाद भी करता हूँ कि जो मैं एक कॉलेज के छोटे से प्रधान के पद से होते हुए यहाँ पार्षद के पद तक पहुंचा। ये धन्यवाद है। और जो बात रही साथियों की, वो साथ मुझे मिला, वो साथी मेरे साथ हैं तो आज तक मैं यहाँ तक पहुंच पाया, नहीं तो शायद पहुंचना बड़ा मुश्किल था।
जननायक जनता पार्टी उतनी ही मजबूत है जितना आप मुझे मजबूत देखते हैं, क्योंकि मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं उसका। अगर मैं मजबूत हूं तो पार्टी देखिए कितनी मजबूत होगी। जननायक जनता पार्टी हर बूथ पर मजबूत है, जहां भी जरूरत पड़े वहां जननायक जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है। कल भी प्रोग्राम में एक छोटी सी आवाज पे यूथ का प्रोग्राम था, जिसमें हजारों की संख्या में युवा पहुंचे और वहां पर रविंद्र सांगवान का संवाद किया। और वादा करता हूं दुष्यंत चौटाला जी यहाँ पर आए तो लाखों की भीड़ मिलेगी। और समय समय पर जब भी जरूरत पड़ी, पार्टी ने यहाँ पर यूथ और बूथ का कार्यक्रम किया। और अब भी एक बूथ एक योद्धा का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है, क्योंकि यूथ जोड़ने का काम किया जा रहा है और सीनियर के साथ साथ परिवार जोड़ने का काम किया जा रहा है। जनता चाहती है कि एक यूथ को जोड़कर उस परिवार को जोड़ा जाए, ताकि एक योद्धा को जोड़ा जाए। अच्छा, जैसे सरकार के अंदर दुष्यंत चौटाला जी हैं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, और सबसे अच्छी बात यह कि उनके पास डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो सीधे लोगों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में करनाल में आप अध्यक्ष हैं पार्टी के, तो जाहिर तौर पर लोगों की समस्याएं या लोग आपके पास आते होंगे, तो किस तरह से डीलिंग होती है आपके अधिकारियों और सरकार के साथ? देखिए, जो भी काम होते हैं, यहाँ पर ऑफिस है मेन रोड पर जेजीपी कार्यालय, वहां पर बैठते हैं। जो भी काम आता है उस काम को, अभी तक कोई एक काम ऐसा नहीं है जो आप कह पाएंगे वो नहीं हुआ। कोई ऐसा अड़चन होती है जिसका हमें लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, दुष्यंत जी के पास ले जाते हैं, उसको साथ ले जाते हैं सबको साथी को। दुष्यंत जी तो खुद कहते हैं कि जितने काम कर पाए उतने कम है, लोगों की सेवा के लिए हम बड़े हैं। ये परिवार देवीलाल जी की सोच पर चलने वाला परिवार है। दुष्यंत चौटाला जी, इसीलिए हम कहते हैं कि देवीलाल की छवि दिखती है। वो खुद चाहते हैं कि देवीलाल जी की सोच पर चलते हुए जितना लोगों का काम हो पाए उतना कम है, और छोटा सा छोटा काम भी है और बड़े से बड़ा काम भी, उस काम को साथ में लगे, उस काम को जब तक हल ना हो तब तक कर कर छोड़े, दम लेने का काम करें। अच्छा, एक सवाल आपका, सेकंड लास्ट सवाल है मेरा, एक आखिरी और पूछूंगा। मेरा सवाल ये है कि जब इनेलो थी, जजपा जब इसका हिस्सा नहीं थी, बनी नहीं थी, तब करनाल में इनेलो बहुत मजबूत थी और आपके कार्यकर्ता भी बहुत थे। लेकिन अब जब जजपा और इनेलो अलग अलग हो गए, तो ऐसे में कांग्रेस ने इसका लाभ उठाया। आपके जो इनेलो में साथी थे, जो कई बार जो कुछ जजपा भी है, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन क्या आपने प्रयास किए कि जो साथी कांग्रेस में चले गए हैं उन्हें मनाकर उनके घर वापसी की जाए? कुछ इस तरह के प्रयास हुए? देखिए, बहुत से साथी हैं जजपा में जो दूसरी पार्टियों के भी आए हैं। जब जजपा बनी तो कांग्रेस के, बीजेपी के बहुत से साथी हमारे बीच में मिले, और कुछ साथी ऐसे हैं जो चले गए। और कोशिश करेंगे कि एक एक साथी को मनाने का काम करें और साथ लाने का काम करें। परिवार इसी का नाम है कि जो कोई रूस गया, हर भाई अगर बढ़ता है तो आगे चलकर वो इकट्ठे भी होते हैं, क्योंकि खून का रिश्ता मिटाया नहीं मुटता, और खून और नाखून का रिश्ता ऐसा होता है कि वो अलग नहीं हो सकता। तो जो भी कार्यकर्ता होगा उसे वापस लाकर मनाने का काम करेंगे, और वो जजपा के अंदर ही मिलेगा। आने वाले समय में आपको मिलेगा कि जजपा एक सबसे भारी संगठन और सबसे मजबूत संगठन जजपा होगा। आपके परिवार में, चाहे आपके पिताजी थे, अभी आपने बताया हमारी तीसरी पीढ़ी इस राजनीति में है, तो व्यापार में भी तरक्की की आपने और राजनीति में भी धीरे धीरे तरक्की की आपने, और लोगों के आशीर्वाद से। मेरा सवाल ये कि अब आप जजपा के करनाल अध्यक्ष हैं और फिर नगर निगम में आप पार्षद भी मनोनीत हैं, तो अब मेरा आपसे अमनदीप जी सवाल ये है कि अब अगला इरादा आपका क्या है? देखिए, जो भी पार्टी जिम्मेवारी देगी, जो भी संगठन, जजपा और भाजपा एक इकट्ठा परिवार है, इकट्ठा संगठन है, इकट्ठा ही संगठन चुनाव लड़ेंगे। जो जिम्मेवारी देंगे उस पर खरा उतरने का काम करेंगे और उसको सवाया कर कर उस जिम्मेवारी को निभाने का काम करेंगे। चलिए, आप आज 7-11 न्यूज के साथ आए, इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और देखिए, राजनीति में बहुत नेता ऐसे कम होते हैं जो ये बताते हैं कि जो भी कुछ मिला वो आज करनाल की जनता से मिला। चाहे वो इन्होंने अपने पिताजी की बात की, चाहे इन्होंने अपने कॉलेज के जीवन की इन्होंने बात छेड़ी, लेकिन इन्होंने एक बात स्वीकार की, अमनदीप चावला जी ने, और उन्होंने बड़ी बेबाकी से ये कहा कि आज हम जो कुछ भी हैं
वो करनाल की जनता के आशीर्वाद से हैं और वह हमेशा करनाल की जनता का आभार प्रकट करेंगे। यानी कि ये कह रहे हैं कि खून जब तक शरीर में हमारे जिस्म के अंदर खून की एक एक बूंद है वो करनाल के लोगों का आभार प्रकट करती रहेगी। तो अमनदीप चावला जी ने बड़ी बेबाकी से अपनी राजनीति की और सरकार के साथ जुड़ी हुई और संगठन की जुड़ी हुई हमें बात बताई है। इसके लिए अमनदीप चावला जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुभम के साथ हरीश चावला, 7-11 न्यूज करनाल।